नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जो आगामी टेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? दोस्तों, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला बिंदु है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला सेन गुप्ता ने कहाँ स्थापित किया? दोस्तों, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला सेन गुप्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित किया था। अगला बिंदु है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम उंट ने जर्मनी के किस नगर में स्थापित किया था? लिप्जिंग नगर में। दोस्तों, 1879 में जो है उंट महोदय ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया था। अगला है, गेस्टाल्ट शब्द का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, गेस्ट लर्निंग के अंतर्गत गेस्टाल्ट जो है एक स्कूल है या एक विचारधारा है, कह सकते हैं। और इसमें गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। और इसमें इंसाइट का उपयोग किया जाता है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति के सम्मुख कोई समस्या आती है, तो व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को समझ करके जो है समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। और माना जाता है कि सूझ अचानक आती है। इसका प्रयोग जो है चिंपैंजी नामक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया। और इसमें वर्दिमर, कोफका आदि जो है इसके प्रमुख विचारक माने जाते हैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत क्या होता है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर, इनका मानना था कि व्यक्ति प्रयास और त्रुटि के माध्यम से आसानी से सीख सकता है। प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? दोस्तों, 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास हुआ। भारत में अगर बात करें कि प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ, तो दोस्तों 1922 में श्री C.H. राइस के द्वारा प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास भारत में किया गया था। अगला बिंदु है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किस भाषा में बना था? प्रथम बुद्धि परीक्षण फ्रेंच भाषा में बना था और फ्रेंच देश यानी फ्रांस देश में ही बनाया गया था। हुआ क्या था कि फ्रांस में जो है बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में अधिकांश फेल हो जाते थे। तो वहाँ के शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर गया, तो उन्होंने बिने और साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और फिर बुद्धि परीक्षणों का विकास की दिशा में आगे कदम उठाए गए। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता भी दोस्तों अल्फ्रेड बिने व साइमन को माना जाता है। आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? आईक्यू यानी बुद्धिलब्ध इंटेलिजेंट क्वेश्चन का सूत्र विलियम स्टर्न ने दिया था। आईक्यू का फार्मूला की बात करें तो आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। इसको 100 से गुणा कर दिया जाता है। और आईक्यू के द्वारा ही जो है बच्चा या व्यक्ति किस बुद्धिमान है या जो है मूर्ख है या किस श्रेणी में आता है, उसको जो है बुद्धिमत्ता के आधार या मानसिक योग्यता के आधार पर उसको आईक्यू के आधार पर हम आसानी से विभाजित कर सकते हैं। अगला बिंदु है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं? दोस्तों, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए: सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। 3 प्रकार बताए हैं। सामाजिक बुद्धि में व्यक्ति जो है सामाजिक दृष्टि से जो है व्यवहारिक होता है। जिसमें मूर्त बुद्धि अधिक होती है, वो मशीनों का कार्य आसानी से कर सकता है। और अमूर्त बुद्धि में जो है व्यक्ति सैद्धांतिक बातों को जो है या साहित्यिक की दृष्टि से अधिक कार्य अच्छे से कर सकता है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या जिसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अल्फ्रेड बिने के द्वारा प्रतिपादित किया गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को दोस्तों राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 1904 में स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला बिंदु है कि बुद्धि के जी और एस कारक किसने दिया था? तो जो स्पीयरमैन ने 1904 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। उन्होंने जो है बुद्धि के 2 तत्व बताए थे। एक जी कारक बताया था और दूसरा एस कारक बताया था। जी कारक यानी सामान्य कारक होता है और एस कारक एक विशिष्ट कारक होता है। तो बुद्धि के द्विकारक की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? स्पीयरमैन का मानना था कि बुद्धि जो है 2 कारकों से मिलकर बनी होती है। एक तो जी सामान्य कारक होता है और एस विशिष्ट कारक होता है। इनका मानना था जी जो होता है सामान्य बुद्धि सभी कार्यों में आवश्यक होता है, लेकिन जो विशिष्ट कारक होता है वो विशिष्ट कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है।
बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों स्पीयरमैन ने ही बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत भी दिया। त्रिकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने ही दिया था। अगला बिंदु है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बालू या रेत का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, तो थार्नडाइक महोदय के द्वारा बुद्धि का जो है बहुकारक सिद्धांत दिया था। थार्नडाइक महोदय का मानना था कि बुद्धि जो है केवल एक या दो कारकों से ना मिलकर के अनेक यानी बहुकारकों से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत या प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन महोदय ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? बर्ट व बर्नर ने बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया। जेपी गिलफोर्ड ने बताया कि बुद्धि जो है 3 आयामों से बनी होती है। 3 उसमें आयाम होते हैं, संक्रिया होता है, उत्पाद होता है और प्रक्रिया होता है। बुद्धि के का और खा का सिद्धांत किसने दिया? हैब महोदय ने बुद्धि का और खा कारक सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया? कैटल महोदय ने बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत प्रतिपादित किया। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर महोदय ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। दोस्तों प्रथम बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? प्रथम बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या दोस्तों 30 थी। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों प्रयत्न व भूल का सिद्धांत थार्नडाइक महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला बिंदु है, भाषा का विकास सिद्धांत नोआम चोम्स्की के द्वारा, चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने प्रतिपादित किया था। बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सीजर लोम्ब्रसो को बाल अपराध विज्ञान का जनक माना जाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा का मानना था कि जो है व्यक्ति जो है केवल ट्रायल एरर के माध्यम से नहीं सीख सकता है। व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में जो है वो किसी न किसी को मॉडल बना लेता है। बच्चा यानी कह सकते हैं कि जो है अवलोकन के माध्यम से व्यक्ति देखता है और देख करके जो है उसको रोल मॉडल के रूप में फिर से जब व्यक्ति जो है स्वयं प्रयास करता है तो फिर सीख जाता है। अगला अगला प्रश्न है, भाषी सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? वार्फ महोदय ने भाषी सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन ने प्रतिपादित किया था। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा ने संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया। आवश्यकता पदानुक्रमिक का मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो। ये आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत मैस्लो के जो है प्रेरणा सिद्धांत से संबंधित है। इनका मानना था कि व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और एक मांग के बाद जब अगली मांग एक क्रम से पूरी होती है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने 5 प्रकार की मांगें बताई। इन्होंने बताया कि एक तो शारीरिक मांग रखा, शारीरिक मांग सुरक्षा की मांग रखा, सामाजिक मांग रखा, स्वसम्मान की मांग रखा और आत्मसिद्धि की मांग लास्ट में रखा। तो इनका मानना था कि विभिन्न प्रकार की मांगों की पूर्ति व्यक्ति जो है एक क्रम से करता है और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो यानी शारीरिक मांग की पूर्ति तो व्यक्ति अधिक मात्रा में कर पाता है और आत्मसिद्धि की मांग तक पहुँचते पहुँचते जो है बहुत कम ही लोग जो है इस स्थिति तक पहुँच पाते हैं। अगला है दोस्तों चिन्ह का सिद्धांत। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। और भूल भुलैया सिद्धांत किसने दिया? पोर्टियस महोदय ने भूल भुलैया का सिद्धांत दिया। संभावना का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया। यूंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? यूंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और उभयमुखी एम्बीवर्ट। अंतर्मुखी व्यक्ति जो है लज्जालु होते हैं, अपने अंदर ही जो है कह सकते हैं संकुचित स्वभाव के होते हैं। वहीं बहिर्मुखी व्यक्तित्व जिसका होता है, ऐसे व्यक्ति जो है सामाजिक कार्यों में या उनका स्वभाव अधिक चंचल होता है और बाह्य दुनिया में अधिक रुचि लेते हैं। उभयमुखी एम्बिवर्ट ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण जो है कुछ ना कुछ विद्यमान होते हैं, पाए जाते हैं। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत दिया था। व्यक्तित्व का टाइप ए व टाइप बी सिद्धांत किसने दिया? फ्रीडमैन व रोजमैन ने व्यक्तित्व का जो है टाइप ए और टाइप बी सिद्धांत दिया था।
व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत आर.बी. कैटल के द्वारा दिया गया। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक में माने जाते हैं और इन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। इनका मानना था कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो 3 कारकों से प्रभावित होता है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड जो है तत्काल इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, ईगो धरातल पे कार्य करता है और सुपर ईगो जो है नैतिक दृष्टि से बहुत ही जो है वो सर्वोच्च कोटि का होता है। तो कहीं न कहीं ईगो जो होता है, ईगो जो है ईड और सुपर ईगो के बीच में एक तालमेल बनाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है आईबीटी परीक्षण हरमन जो रोशा के द्वारा किया गया। 16 पीएफ परीक्षण कैटल ने प्रतिपादित किया। टीएटी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट परीक्षण का विकास मॉर्गन व मुरे ने किया। ये भी जो है व्यक्तित्व टेस्ट से ही संबंधित है, व्यक्तित्व के मापन से संबंधित है। इसमें कुछ कार्ड दिए जाते हैं और कार्ड दिखा करके जो है व्यक्ति से कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। आर्मी अल्फा व आर्मी बीटा परीक्षण ओटिस एएस महोदय के द्वारा दिया गया। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण फ्रांसिस गार्टन के द्वारा दिया गया। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व गोलाकार, आयताकार व लंबाकार होता है। अब प्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल महोदय ने प्रतिपादित किया। अब प्रेरणा को प्रलोद न्यूनता या हल्का अब प्रेरणा को प्रलोद न्यूनता का सिद्धांत हल महोदय ने दिया। और अप्रेरणा का पदानुक्रमिक या आत्मसिद्ध का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने दिया। छियासवें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में किसको मान्यता दी गई? शिक्षा को मान्यता दी गई। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में हुआ और इसमें जो है शिक्षा को मूल अधिकार माना गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को, और कक्षा के रूप में देखा जाए कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को जो है शिक्षा का मूल अधिकार माना गया। और एक संशोधन किया गया संविधान के अनुच्छेद 21 में और 21 का जोड़ दिया गया। और यहीं पे थोड़ा सा आरटीई की बात कर लें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में जो है लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है राज्य की दृष्टि में शिक्षा की दृष्टि से सब समान है। और दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 30(1) से दिया गया है। यानी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति जो है शिक्षा संस्थाएं स्वयं की स्थापित कर सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत। निर्बल वर्ग जैसे SC ST का शैक्षिक व आर्थिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 46 करता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 में कहा गया है। माता पिता का मूल कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजेंगे, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 51(1) में के अंतर्गत जो है ये बात मूल कर्तव्य के अंतर्गत की गई है। और बता दें कि दोस्तों 86वां संविधान संशोधन में ही जो है अनुच्छेद 51(a) जोड़ करके जो है 11वां मूल कर्तव्य एक बढ़ा दिया गया और इसमें ये निश्चित किया गया कि माता पिता का दायित्व होगा कि वो अपने पाल्यों को स्कूल भेजें, उनका मौलिक कर्तव्य होगा। दोस्तों MDM यानी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई। स्काउटिंग के संस्थापक दोस्तों बेडन पावेल माने जाते हैं। कोठारी कमीशन का कार्यक्षेत्र प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा था। कोठारी कमीशन जो है एक शिक्षा के सभी बिंदुओं पर विचार करने के लिए कोठारी कमीशन का गठन किया गया था। अगर हम शिक्षा के विभिन्न कमीशन की चर्चा कर लें तो सबसे पहले जो है 1948-49 में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया और 1964-66 में जो है कोठारी कमीशन
गठित किया गया। और कोठारी कमीशन के सुझावों के आधार पर ही स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई। प्रौढ़ शिक्षा किसका हिस्सा है? प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। 10+2+3 की शिक्षा संरचना किसने प्रस्तावित की थी? दोस्तों, कोठारी कमीशन ने 10+2+3 की शिक्षा संरचना प्रस्तावित की थी। 10+2+3 शिक्षा संरचना घोषित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आती है। 1968 के बाद फिर 1986, अगर 68 को हम पलट दें तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आती है। और वर्तमान में 2020 में जो है, इस कह सकते हैं वर्तमान में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है, जो कि 2020 में आई है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 थी, वो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके कार्यकाल में बनाई गई थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी, वो प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में बनाई गई थी। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तीसरी चल रही है, उसमें जो है वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो है कार्यकाल में इसको तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, शुरुआत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस कक्षा के लिए था? तो शुरुआत में कक्षा 1 से 5 तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई, फिर इसको बढ़ाकर कक्षा 1 से 8 तक चलाया गया। और वर्तमान में दोस्तों, पहले सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान जो है चल रहा है। अगला प्रश्न है, खुले विश्वविद्यालय की सबसे पहले शुरुआत किस देश में हुई? दोस्तों, ब्रिटेन में सबसे पहले खुले विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई। ज्ञान दर्शन चैनल की शुरुआत कब किया गया? दोस्तों, 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन चैनल की शुरुआत की गई। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? आंध्र प्रदेश में भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय खोला गया, खुला विश्वविद्यालय के रूप में। वुड डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में वुड डिस्पैच आया। दोस्तों, हंटर कमीशन 1882 में आया था। इसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करना था। हर्टोग समिति 1928-29 में गठित की गई। सार्जेंट प्लांट 1944 में आया। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की स्थापना 1945 में हुई थी। 19 नवंबर 1945 में AICTE की स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि सभी तकनीकी शिक्षा संस्थान होते हैं उनको गवर्न करती है। राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 में गठित किया गया। मुदालियार आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में गठित किया गया। और बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों, मुदालियार आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था। MCQ परीक्षण यानी जो बहुविकल्पीय परीक्षण के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा के सुझाव का जो है सिफारिश सबसे पहले मुदालियार आयोग ने ही की थी। UGC आयोग UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1956 में हुई थी। महिला शिक्षा के सुधार हेतु समिति दुर्गा भाई देशमुख समिति का गठन सबसे पहले किया गया। दूरदर्शन की स्थापना दोस्तों 15 सितंबर 1959 में हुई। NCERT की स्थापना यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना 1961 में की गई। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका पूरा नाम है। और ये स्कूली शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा के लिए पूरी तरह से उत्तरदायित्व है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, अब इसको जो है बालवाड़ी से लेकर के यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के आंगनवाड़ी से लेकर के पूरा कक्षा 12 तक की शिक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है। और NCERT जो है पाठचर्या का निर्माण करती है। पाठ्यक्रम कैसे होगा? NCF का डेवलप जो NCERT ही करती है। और NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। CBSE की स्थापना दोस्तों कब की गई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना 1962 में की गई। महिला शिक्षा के विकास के हेतु के लिए गठित समिति कौन सी? हंस मेहता समिति महिला शिक्षा के विकास के लिए गठित की गई थी। न्यूपा की स्थापना 1962 में की गई थी। ये शिक्षा के क्षेत्र में प्लानिंग करने का कार्य करती है। KVS की स्थापना यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना दोस्तों 1963 में की गई थी। कोठारी कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 में बना। और कोठारी कमीशन ने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण भारत की जो है देश की कक्षाओं में हो रहा है। कोठारी कमीशन एक समग्र जो है कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित एक व्यापक
आयोग था और इसी को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 बनाई गई थी। अगला बिंदु है कि पड़ोस विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया था? पड़ोस विद्यालय खोलने का यानी नेबरहुड स्कूल खोलने का सुझाव कोठारी कमीशन ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसकी देन है? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? शिक्षा की चुनौती नीतिगत आयाम। ये कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1968 सबसे पहले आई, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी 1986 में आई और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई। दोस्तों भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम पारित किया गया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, जिसे छाता विधान भी कहा जाता है। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है 26 सितंबर 1985 में गठित किया गया था। वर्तमान में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई और एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन की स्थापना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही की गई थी। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई? 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई। एआईसीटीई को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी। एनआईओएस की शुरुआत 1989 में हुई। राममूर्ति पुनर्विचार कमेटी 1990 में गठित की गई। एनपीई 1986 की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, राममूर्ति पुनर्विचार कमेटी उसका नाम था। राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट का शीर्षक था एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर। सेमेस्टर प्रणाली का सुझाव राममूर्ति कमेटी ने दिया था। यशपाल कमेटी 1992-93 में गठित की गई थी और शिक्षा बिना बोझ के, यशपाल कमेटी का मानना था कि शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन के नाम से इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना 1995 में हुई और एनसीटीई जो है अध्यापक शिक्षा को गवर्न करता, उसका पाठ्यक्रम तैयार करना, अध्यापक शिक्षा से संबंधित संस्थाओं को मान्यता देने, इन सभी का कार्य एनसीटीई करता है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2001 को सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत किया गया और जिसे अब 2018 से इसको समग्र शिक्षा अभियान में बदल दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष तक के छात्रों के लिए था। आरटीई 2009 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को आरटीई लागू किया गया। एनसीटीई का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और एनपीई का पूरा नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे और एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की थीम थी शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 लागू किया गया एनसीईआरटी ने। कोई भी एनसीएफ होता तो उसको एनसीईआरटी ही लागू करती हो और एनसीएफ आधारित है रचनावाद पर। दोस्तों एनसीएफ में शिक्षक की भूमिका जो है प्रशिक्षक या उत्प्रेरक के रूप में स्वीकार की गई। दोस्तों जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके बाद एनसीएफ का गठन किया गया। तो एनसीएफ जो है 2023 में एनसीएफ 2023 के नाम पे जाना जाता है। शिक्षण सूत्र हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित किए गए। पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम का शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। इसमें माना जाता है कि जिस प्रकार जो है एक घोड़ा जो है दौड़कर पूरा रेस कोर्स कह सकते हैं, दौड़ करके पूरा अपने दौड़ को पूरा करता है, खिलाड़ी दौड़ के मैदान को पूरा करके जो है अपनी दौड़ को पूरा करता है, उसी प्रकार पाठ्यक्रम होता है जिसको चारों ओर दौड़ करके या कह सकते हैं पाठ्यक्रम के माध्यम से ही जो है शिक्षा के उद्देश्य को बच्चा प्राप्त करता है। करिकुलम शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। उत्तम मूल्यांकन की विशेषता वैधता और विश्वसनीयता होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया त्रिभुजाकार होती है। उन विशेषताओं व गुणों का मापन करें जिसके लिए वह बना है, वैध परीक्षण कहलाएगा। वैध परीक्षण क्या होगा? अगर जिस विशेषता के लिए या जिस कार्य के लिए किसी परीक्षण को बनाया गया जिस उद्देश्य से, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है तो वह वैध परीक्षण कहा जाएगा। मान लिया कोई परीक्षण हमने तैयार किया,
गणित का मापन कि बच्चा गणित में कितना उसको आ रहा है, और गणित अगर उसमें गणित के ही प्रश्न सम्मिलित किए जा रहे हैं, तो माना जाए कि और गणित से संबंधित उसकी विशेषताओं को उजागर कर रहा है, तो माने कि परीक्षण वैध है। लेकिन अगर हमने परीक्षण गणित का बनाया, हम गणित की वैधता जानना चाहते हैं और उसमें विज्ञान से संबंधित अगर बातें उसमें विशेषताएँ आ रही हैं, तो माना जाए कि परीक्षण वैध नहीं है। वैधता का संबंध मुख्य रूप से उद्देश्य से होता है। दोस्तों, विश्वसनीय परीक्षण क्या होता है? विश्वसनीयता क्या होती है? वह परीक्षण जो एक समूह पर अलग-अलग समय में प्रशासित किया जाए और लगभग समान अंक या एक जैसे अंक आएँ, तो मानेंगे कि वो परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण है। दोस्तों, सबसे विश्वसनीयता और विश्वसनीय व वैध परीक्षण जो होते हैं, वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं। परीक्षण वस्तुनिष्ठ होते हैं और व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। जो वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उनका एक निश्चित उत्तर होता है और इसमें कहीं न कहीं बायस की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि हर एक विकल्प जो है निश्चित होता है और प्रश्न निश्चित का एक उत्तर निश्चित होता है, तो इसमें कहीं न कहीं मूल्यांकन करता है या परीक्षक की जो है कह सकते हैं उसकी सोच या उसकी रुचि का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्येक शिक्षक द्वारा जाँचने के लिए समान अंक देना विशेषता होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की। उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, लिंग्वा फ़ोन का उपयोग उच्चारण शुद्धता के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 दिसंबर 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया, घोषित किया गया। प्रतिवर्ष जो है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आरटी 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करता है? दोस्तों, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान आरटी एक्ट करता है। आरटी 2009 किस राज्य पर लागू नहीं? दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में आरटी एक्ट लागू नहीं किया गया था। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का अनुपात कितना रखा गया था? 1:3। कितना रखा गया था? प्राथमिक स्तर पर 1:30 रखा गया था, वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात 1:35 था। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात रखा गया है 1:35 रखा गया है। प्राथमिक स्तर पर तो यह अनुपात 1:30 है, यानी एक छात्र 1:30 यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था की गई है। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात 1:35 है, यानी 35 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम की आज जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाते हैं। सूचना और संप्रेषण तकनीकों को क्या कहते हैं? आईसीटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी कब शुरू किया गया दोस्तों? दिसंबर 2004 में आईसीटी शुरू किया गया। आईसीटी किसके तहत शुरू किया गया? आरएमएस यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत आईसीटी शुरू किया गया। नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम कौन लेता है? एनसीईआरटी नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम लेती है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से लेकर के जो है दोस्तों, बाल विकास का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का किया जाता है। एक कथन है हरलाख महोदय का कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। कथन किसका है? हरलाख महोदय का है। शैशवाकाल की अवधि कितनी होती है दोस्तों? जन्म से 5 वर्ष की अवधि शैशवाकाल कहलाता है। किशोर अनुभव करते हैं दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। एक कथन है हॉल स्टैनले हॉल महोदय का सिद्धांत किससे संबंधित है? किशोरावस्था से। विद्रोह की भावना प्रवृत्ति इस अवस्था से संबंधित है, किशोरावस्था से। और स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े ही विद्रोह, तनाव और तूफान की अवस्था माना है। वाटसन महोदय का कथन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कि उन्होंने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या इंजीनियर जो चाहूँ बना सकता हूँ। यह कथन किसका? वाटसन महोदय का है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक दोस्तों वे व्यवहार होते हैं जिन्हें व्यक्ति को सीखना नहीं पड़ता है, स्वतः जो है ये कह सकते हैं कि उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर। स्वकेंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था स्वकेंद्रित होती है, यानी बच्चे स्वयं में ही रुचि लेते हैं, बाहर जगत में कम रुचि लेते हैं।
शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था की आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है, ट्वाइज एज कहा जाता है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर महोदय ने कहा कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड लगभग। दोस्तों, नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? 7 पाउंड होता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में समय लगता है लगभग 9 माह का समय गर्भ में बालक को विकसित होने में लगता है। सूक्ष्म गतिक कौशल है लिखना, एक सूक्ष्म गतिक कौशल है। प्याजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से प्याजे का सिद्धांत संबंधित है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 4 अवस्थाएं प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की बताई हैं। जो इनकी अवस्था संवेदी गामक अवस्था होता है वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है और औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 या उससे अधिक की अवस्था होती है। बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कब करना प्रारंभ करते हैं? प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे औपचारिक संक्रियावस्था में अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। संवेदी गामक अवस्था होती है दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी गामक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु 2 से 7 वर्ष होती है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक मानसिक होता है। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व रखता है। कह सकते हैं कि बच्चों के सामाजिक विकास में मानसिक उनके संवेग बहुत महत्व का रखते हैं स्थान। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन, ये कथन किसका? गेट्स अन्य का है। अगला बिंदु है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम जो भी होता है व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन, वांछित परिवर्तन ही अधिगम होता है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन करने अधिगम प्रक्रिया का कथन। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन करना ही अधिगम की प्रक्रिया है। यह कथन किसका? वुडवर्थ महोदय का है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह परिभाषा स्किनर महोदय ने दिया है सीखने के नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। SOR संकल्पना किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। SOR संकल्पना, S यानी स्टिमुलस, O ऑर्गेनिज्म और R जो है रिस्पॉन्स। सीखने का प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने का प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय ने किया था। अभिक्रमित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमित अधिगम या प्रोग्राम लर्निंग का प्रत्यय स्किनर ने दिया था। शिक्षण प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये तीनों शिक्षण प्रक्रिया के अंग माने जाते हैं। संप्रेषण 2 प्रकार का मुख्य होता है, एक व्यक्तिगत संप्रेषण होता है, दूसरा सामूहिक संप्रेषण होता है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि शैशवावस्था की उत्तम शिक्षण विधि मानी जाती है। मानसिक विद्यालन विधि का प्रयोग किया जाता है सृजनात्मक शिक्षण हेतु। सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मकता के अंतर्गत बच्चे जो है या व्यक्ति जो है मूल विचार व्यक्त करता है या अनोखा, या कह सकते हैं सृजनात्मकता सृजनशीलता आती है, कहीं ना कहीं यूनिक चीज़ें जो हैं प्रस्तुत की जाती हैं। प्रोजेक्टर शिक्षण विधि संबंधित होता है जॉन डेवी और किलपैट्रिक से। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है जॉन डेवी और किलपैट्रिक से संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की। दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया में सीखने की भूमिका किस शिक्षक की कैसी होनी चाहिए? सुगमकर्ता की होनी चाहिए, एक फैसिलिटेटर की होनी चाहिए। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? फ्रॉबेल को खेल शिक्षण विधि का प्रतिपादक माना जाता है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का। शारीरिक रूप से ग्रसित बच्चे सामान्यतः पीड़ित होते हैं किससे? डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं। और दोस्तों, एक होता है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया जो है कैलकुलेशन यानी गणित में गणना से संबंधित जो विकार होता है। गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है।
डिस्प्रैसिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्प्रैसिया कहलाती है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए पिछड़े बालकों को। ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को जो जो भी चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं अधिक से अधिक पसंद कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि ऐसा ही प्यार आप बनाते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक जो है लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारा मोटिवेशन अधिक से अधिक बढ़ता रहे। अगला बिंदु है रोल प्ले। रोल प्ले रोल प्ले मेथड किसने दिया? क्रैंकशैक ने दिया। टोली शिक्षण हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में विकसित किया गया। संरचनात्मक संप्रत्यय विलियम उंटवर्टेशनर का है। कार्यात्मक संप्रदाय या प्रकार्यवादी संप्रदाय जॉन डेवी और विलियम जेम्स इसके विचारक हैं। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में लेविन, वर्दिमर, कोहलर, कोफका का नाम आता है। व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक जेबी वाटसन माने जाते हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक जो है सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। समूह मस्तिष्क संप्रदाय मैकडूगल का है। डाल्टन विधि का अन्य नाम जो है खोजविद जेएस ब्रूनर की है। अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था का सूत्रपात पेस्टोलॉजी ने किया। आधुनिक शिक्षा का पिता भी पेस्टोलॉजी को ही कहा जाता है। हार्मिकवाद संप्रदाय मैकडूगल इससे संबंधित है। अब दोस्तों, विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उसके जनक या प्रतिपादक देख लेते हैं। मत, सिद्धांत, टेस्ट और जनक या प्रतिपादक। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन या आत्मा का विज्ञान होता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। मनोविज्ञान की उपागम अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी संरचनात्मकवाद होता है, प्रकार्यवाद होता है, व्यवहारवाद होता है, गेस्टाल्टवाद होता है और मनोविश्लेषणवाद होता है। समस्या समाधान विधि जॉन डेवी की है। अभिक्रमित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? स्किनर महोदय ने अभिक्रमित अधिगम का प्रत्यय दिया। शिक्षण प्रक्रिया के कौन कौन से अंग होते हैं? शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य अंग माने जाते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो व्यक्तिगत संप्रेषण होता है, दूसरा सामूहिक संप्रेषण होता है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि शैशवावस्था के लिए उत्तम मानी जाती है। मानसिक उद्वेलन विधि का प्रयोग किया जाता है सृजनात्मक शिक्षण के लिए। मानसिक उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड सृजनात्मक शिक्षण के लिए उपयोगी होता है। इस विधि में बच्चों से अधिक जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उनसे ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिसमें उनको मानसिक दृष्टि से अधिक कार्य करना पड़े, अधिक सोचना पड़े, तर्कशक्ति का अधिक उपयोग हो। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? जॉन डेवी और किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि से संबंधित हैं। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों शिक्षक की भूमिका सुगम करता यानी फैसिलिटेटर की होनी चाहिए। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉबेल महोदय खेल विधि के प्रतिपादक है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, शिक्षक को अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। शारीरिक रूप से ग्रसित बच्चे सामान्यतः पीड़ित होते हैं, डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं। गतिक कौशलों यानी मोटर स्किल्स में अधिगम योग्यता कहलाती है, डिस्प्रैक्सिया कहलाती है, जिसमें बच्चे जो है गतिक कौशलों में निपुण नहीं होते हैं। हो सकता है हाथ का संचालन या पैर का संचालन अधिक से ना कर पाएँ। तो गतिक कौशलों में अधिगम योग्यता जिससे उन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। और दोस्तों एक होता है डिसलेक्सिया को पठन विकार कहते हैं। इसमें पढ़ने की से संबंधित समस्याएं बच्चे को हो सकती हैं। हो सकता है वो तुतला कर पढ़े, जैसे लोग लखनऊ को नखलऊ पढ़ देते हैं, या 636 लिखा है 36 को 63 बोल सकते हैं, जल्दबाजी में पढ़ सकते हैं। तो ये डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होता है। गतिक कौशलों का अधिगम
निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। हस्तशिल्प की शिक्षा पिछड़े बालकों को दी जानी चाहिए। और पिछड़े बालक माने जाते हैं कि ये जो है इनमें बुद्धिलब्धि का अधिक लगभग सामान्य बालकों जैसी ही होती है, लेकिन पिछड़े बालक जो है हो सकता है वातावरण के कारण या अन्य कारणों से वो पिछड़ सकते हैं अपने समकक्ष बालकों से, तो इसलिए उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। ब्रेल लिपि का विकास ब्रेल महोदय के द्वारा किया गया था। और ब्रेल लिपि का प्रयोग जो है दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला है कि रोल प्ले विधि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो रोल प्ले विधि का विकास जो है क्रंकशक महोदय ने रोल प्ले विधि का विकास किया। नेक्स्ट है टोली शिक्षण। टोली शिक्षण का विकास हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में टोली शिक्षण का विकास किया गया। मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं, जैसे संरचनात्मक संप्रदाय। तो संरचनात्मक संप्रदाय के संस्थापकों में विलियम उंट और टिचनर का नाम आता है। कार्यात्मवादी या प्रकार्यवाद संप्रदाय में जॉन डेवी, विलियम जेम्स का नाम आता है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय लेविन, वर्दिमर, कोहलर, कोफका। और गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है वोल, एज ए वोल जो है किसी भी समस्या को एज ए वोल ले लेते हैं, यानी संपूर्ण समस्या को एक साथ यानी टुकड़ों में ना, ये जो समस्या के निदान में विचार न करके जो संपूर्ण समस्या को एक साथ लेकर के अचानक सूझ का प्रयोग करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। जर्मन मनोवैज्ञानिकों ने गेस्टाल्टवाद का विकास किया। व्यवहारवाद संप्रदाय जॉन डब्ल्यू वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, और व्यवहारवाद संप्रदाय की का विकास इन्होंने किया। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के संस्थापक सिगमंड फ्रायड है। हार्मिक संप्रदाय मैकडूगल से संबंधित है। सामूहिक मस्तिष्क संप्रदाय मैकडूगल। डाल्टन विधि का अन्य नाम ठेका विधि। डाल्टन विधि को एक अन्य नाम ठेका विधि के नाम से भी जाना जाता है। खोज विधि दोस्तों जेएस ब्रूनर की खोज विधि है। अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। पेस्टोलॉजी ने अध्यापक प्रशिक्षण विधि का सूत्रपात किया था। आधुनिक शिक्षा का पिता किसे माना जाता है। पेस्टोलॉजी को आधुनिक शिक्षा का पिता माना जाता है। अब हम लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादकों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन या आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मन या आत्मा का विज्ञान। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान स्वीकार किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक वे वुडवर्थ ने मनोविज्ञान का विकास किन किन अवस्थाओं से हुआ है। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपने चेतना का त्याग किया, और यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यानी वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार की विधि माना जाता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, और मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। दोस्तों मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो इंग्लिश में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। वो साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, एक साइकी है और दूसरा लोगस है। दो शब्द, एक साइकी होता है PSYCHE साइकी, और दूसरा लोगस होता है। लोगस का अर्थ होता है अध्ययन और साइकी का अर्थ होता है आत्मा। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान की उपागम है कुछ, जैसे संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है, व्यवहारवाद है, गेस्टाल्टवाद है, मनोविश्लेषणवाद है। ये सभी मनोविज्ञान संप्रदाय के जनक ये सभी जो है जैसे हमने पढ़ा संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, ये सभी मनोविज्ञान की उपागम है, अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी हैं। अगला है कि समस्या समाधान विधि किस मनोवैज्ञानिक की देन है। समस्या समाधान विधि जो है जॉन डेवी ने प्रतिपादित किया था। समस्या समाधान विधि से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन है, जॉन डेवी हैं।
आगमन विधि बेकन व पेस्टोलॉजी आगमन विधि से संबंधित है। निगमन विधि अरस्तु। दोस्तों आगमन विधि और निगमन विधि को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आगमन विधि में क्या किया जाता है कि हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते देते हम लोग किसी नियम की ओर जाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कहें कि कांच का बॉटल गिरने पर टूट जाता है, कांच का गिलास गिरने पर टूट जाता है, या कांच का कोई भी वस्तु गिरने पर टूट जाता है, तो एक सामान्य नियम बन जाएगा कि कांच ही कोई वस्तु गिरने से टूट जाती है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हुए हमने एक सामान्य नियम बनाया कि कांच की कोई भी सामान गिरने से टूट जाती है। निगमन विधि में ठीक इसका उल्टा चला जाता है। निगमन विधि में क्या करते हैं कि पहले हम उदाहरण देते हैं, पहले नियम बता दिया जाता है, और नियम बताने के बाद जो है उससे संबंधित उदाहरणों को दिया जाता है। पहले नियम बताया जाता है, नियम यानी इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। जो निगमन विधि होती है, निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर, नियम या सिद्धांत से उदाहरण की ओर चला जाता है। दोस्तों निगमन विधि में 3 मुख्य पद होते हैं। एक तो होता है मुख्य पद होता है, दूसरा गौड़ पद होता है और तीसरा निष्कर्ष होता है। मुख्य पद या मुख्य नियम के रूप में जैसे हम ले लें कि मानव नश्वर है, और फिर हम उदाहरण दें कि रमेश एक मानव है, तो निष्कर्ष पर हम क्या पहुंच सकते हैं, रमेश नश्वर है। एक और उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मुख्य पद है कांच का सामान गिरने पर टूट जाता है, यानी सामान्य सा नियम है कि कांच का सामान गिरने पर टूट जाता है। तो जग कांच का बना है, जग गिरने पर टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं निगमन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले नियम या सिद्धांत लेते हैं, उसके बाद उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। और आगमन विधि में सबसे पहले विभिन्न प्रकार के उदाहरण बताए जाते हैं, फिर उसी से जो है नियम या सिद्धांत निकालने का प्रयास किया जाता है। खेल विधि दोस्तों एच.सी. कुक की है। खेल विधि के जनक एच.सी. कुक को माना जाता है। यदि जो भी ऑप्शन देते हैं, जो ऑप्शन में यदि हमारे मान लो फ्रॉबेल व कुक दोनों दिया हो, तो कुक सही उत्तर माना जाता है। खेल विधि F.A. फ्रॉबेल भी माने जाते हैं, लेकिन सटीक आंसर जो है एच.सी. कुक महोदय को माना जाता है। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल महोदय हैं। मॉन्टेसरी पद्धति मारिया मॉन्टेसरी। विनेटिका योजना कार्लटन वाशबर्न। बेल पद्धति के जनक लुई ब्रेल हैं। बेसिक शिक्षा का संबंध महात्मा गांधी से, और महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात की। और इनका अगला सूक्ष्म शिक्षण एलन एचिसन व रॉबर्ट बुश सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित है। कंप्यूटर सहानुदेशन स्टूलोवा डेविस। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन निक्राउडर। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन से थॉमस एफ गिलफर्ड संबंधित हैं। इकाई योजना H.C. मॉरिसन की है। पंचपदी पाठ योजना हर्बर्ट की है। मनोविश्लेषणात्मक विधि सिगमंड फ्रायड की है। रेटिंग स्केल के जनक इंडियाना माने जाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग के जनक A.F. ऑसबोर्न को माना जाता है। द एजुकेशन ऑफ मैन फ्रॉबेल की कृति है, और द चाइल्ड कॉन्स्पिरेशन ऑफ द वर्ल्ड जीन पियाजे की कृति है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक गैग्ने महोदय हैं। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड जीन पियाजे की है। कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी पोलेंस्की महोदय। हेरिडिटरी जीनियस गाल्टन, और रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। दोस्तों सारांश रूप में विधियां, सिद्धांत और अनुच्छेद व संस्थाएं एक एट ए ग्लांस देख लेते हैं। अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग की है। प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट प्रयोजन विधि V.H. किलपैट्रिक की है। डाल्टन विधि की जनक H. पार्खस्ट हैं। भ्रमण पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी की है। समाजमिति विधि J.L. मोर्नो की है। ड्रेक्रॉली विधि ड्रेक्रॉली महोदय की है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की है। अंतर्दर्शन विधि विलियम उंट का है। बहिदर्शन विधि J.B. वाटसन। केस स्टडी टाइडमैन। प्रश्नावली वुडवर्थ। प्रयोगात्मक विधि विलियम उंट। दोस्तों अब मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लेखक विलियम जेम्स हैं।
साइकोलॉजी इज ए बिहेवियर जे.बी. वाटसन की है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल। स्कूल और समाज जॉन डेवी की है। प्लेवे H.C. कुक। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक थॉर्नडाइक है। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक स्टैनले हॉल हैं। हाउ वी थिंक पुस्तक के लेखक जॉन डेवी हैं। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी एरिक एरिक्सन। जनरल साइकोलॉजी गिलफोर्ड की है। माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेयर की है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग हिलगार्ड की है। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस जीन पियाजे की है। एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थॉर्नस्टन। क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन कैली। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी मैस्लो। बिहेवियरिज्म जे.बी. वाटसन। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स सिगमंड फ्रायड। टाइम्स ऑफ मैन स्प्रेंगर। पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी आलपोर्ट। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ब्रूनर। तो दोस्तों, ये एक पूरी यात्रा थी। इसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों की सफलता में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।